नमस्कार साथियों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के 20 क्वेश्चंस और वो जो 20 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू लिखा गया और आपका मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट है। इस मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट से जो भी आपके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 20 क्वेश्चन को आप करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताएंगे भैया हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। ये काम आप करेंगे बिल्कुल। देखना, मैं इसको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 4 से कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर तौर पे लिया गया है। ध्यान से देखना, ये जो होगा किसके लिए जरूरी है, 6 to 8 कक्षा 6 से लेके 8वीं की जो परीक्षा होती है बीपीएससी के द्वारा, और ये जो 9 10th का है इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। और बिल्कुल मैं यहीं तक ही उठा रहा हूं, टीजीटी लेवल तक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं। 6 to 8 और टीजीटी के लेवल तक का ही क्वेश्चन लिया गया है और बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब प्रीवियस ईयर हैं, सब के सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो ध्यान से देखना, आज का पहला सवाल क्या है आपके सामने। पहला सवाल आज का दिया गया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। कहा ना, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप बिल्कुल अपने जवाब को एक काम करिएगा मेरे भाई, एक पेपर और कॉपी लेकर के, एक पेपर और कॉपी, देखो पेपर या कॉपी ले लेना, उसमें आप क्या ना 20 नंबर डाल के रखो, 20 नंबर में आप टिक करिए कितना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। इसके जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो बोलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल किसका है, तो आप बोलेंगे भैया इसका जो जवाब आएगा किस कौन है, तो बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या लिखा गया है, इसको आप बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या लिखा गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखो ये किसने लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका एक जवाब देना आप, ये कब लिखा गया था, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया था। तो बोलेंगे भैया हिंदी साहित्य का आदिकाल जो लिखा गया था 1952 में लिखा गया था। एक और लिखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, है ना, इसको लिखना। हिंदी साहित्य का, सॉरी लिखना मेरे भाई, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये लिखिएगा। एक और लिखेंगे हम, हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कब लिखा गया, तो बोलोगे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास कब लिखा गया, 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया, 1952 में। तो ये दो रचनाएं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, और हिंदी साहित्य का क्या भूमिका। ये जो भूमिका लिखी गई सबसे पहले लिखी गई 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया, 1952 में। एक और लिखना, हिंदी साहित्य का इतिहास, लिख लेना इनका। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, तो आज ये लिखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का। एक और लिखना, रामविलास, इनका भी लिख ले एक, यहां तक हो जाएगा ना। एक बार इतनी बात नोट कर लो, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी लिख लो, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, लिख लेने हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका भी है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किस पद्धति में लिखी गई, लिखेंगे ये विधेयवादी पद्धति में लिखी गई। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये किस पद्धति में लिखी गई, विधेयवादी पद्धति में लिखी गई है, विधेयवादी पद्धति में लिखी गई है। इतनी बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे,
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भैया? मोंजिन विजय हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, टीकम सिंह तोमर हैं, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। तो इसका जो जवाब निकल के आएगा, आप अपना जवाब देंगे, क्या आएगा? एक बार आप अपना जवाब देंगे, आपका जवाब क्या आएगा? जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे भैया इसका राइट आंसर मोतीलाल मेनारिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला क्या होगा? सही होगा बिल्कुल। तो ध्यान से देखना। और भी अगर इनकी एक और रचना लिखना चाहते हो तो मोतीलाल मेनारिया का एक अन्य रचना लिख लो। इनकी अन्य रचना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? राजस्थानी पिंगल साहित्य। इनकी एक अन्य रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य। इनकी एक अन्य रचना लिख लेंगे, राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो क्लियर हो जाएगा ना? मोतीलाल मेनारिया की एक तो राजस्थानी भाषा और साहित्य है, दूसरा राजस्थानी पिंगल साहित्य है। क्लियर है ना? और टीकम सिंह तोमर का अगर लिखना चाहते हैं, इनका एक लिख लो, टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य। इनका टीकम सिंह तोमर का है हिंदी एक वीर काव्य, या ऐसा लिख लो, हाँ हिंदी वीर काव्य लिख लो, एक ना लिखो, हिंदी वीर काव्य लिख लेंगे, हिंदी वीर काव्य। टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य है। ठीक है, इतना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन से आप जवाब देंगे भाई, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना? शुद्धि और अशुद्धि से भी सवाल आता है, तो वहां से देखो एक सवाल दिया गया है, क्या ये वाला आशीर्वाद सही है? ये वाला आशीर्वाद सही है? बताना कौन सा आशीर्वाद सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या 1 2 3 4 में से कौन सा सही मानेंगे आप? तो बोलेंगे भैया यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों सेम आंसर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ज्योत्सना पूछ लेता है, उज्जवल पूछ लेता है ना, अंत्याक्षरी पूछ लेता है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है वो सामने आएंगे आपके, है ना? यहां देखेंगे अगला सवाल, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? बताएंगे इसका जवाब। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा रीति काल को श्रृंगार काल? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीत काल को श्रृंगार काल कहा गया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीत काल को श्रृंगार काल कहा गया? कि मिश्र बंधुओं के द्वारा रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया? तो बताएंगे, आप बताएंगे भैया इसमें कौन सा सही होगा आपका? बोलेंगे भैया जो रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। तो आप एक बार बताइएगा जवाब में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को क्या नाम दिया? तो बोलेंगे भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति काल कहा था। इस बात को नोट करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीति काल को रीतकाल नाम दिया गया था। अलंकृत काल किसने कहा था? तो लिख लेंगे अलंकृत काल जो कहा था मिश्र बंधुओं ने कहा था। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या कहा गया था? अलंकृत काल कहा गया था। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल कहा गया था। लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इनके द्वारा श्रृंगार काल कहा गया था, है ना, श्रृंगार काल कह दिया गया था। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहे थे? इस बात को याद रखना, बताना भैया डॉक्टर नगेंद्र क्या कहे थे? नहीं कहे थे कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा ना अलंकृत काल, श्रृंगार काल, रीत काल। लिख लो एक अंधकार काल। अंधकार काल किसने कहा था? त्रिलोचन शर्मा। अंधकार काल किसने कहा था? त्रिलोचन शर्मा, है ना, त्रिलोचन शर्मा अंधकार काल कहे थे। एक और लिखो कला काल, है ना, कला काल रमाशंकर रसाल। कला काल ये लिख लेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, शुक्ल रसाल, ये लिख लेंगे आप। यहां तक क्लियर हुआ होगा ना? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा देखो, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? है ना, त्यागपत्र जो है एक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम क्या है? बोलेंगे भैया इनके लेखक का नाम क्या है? सब लोगों को पता है भैया, जैनेन्द्र कुमार है ना। आगे आते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 ये 6 वाला देखते हैं। धनिया और झुनिया
देखना ध्यान से, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? एक बेहतर सवाल है। यहां से पात्र भी सवाल पूछ लिया जाएगा ना, टीजीटी के लेवल पे ये सवाल जरूर आएगा। दुनिया और जो सॉरी झुनिया और धनिया, भोला, गोबर, याद होगा आपको, प्रोफेसर मेहता, है ना। ये जो नाम है ये कहां से लिए गए? बोलेंगे भैया प्रेमचंद का उपन्यास है, क्या है? गोदान। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से धनिया है, झुनिया है, भोला है, प्रोफेसर मेहता है ना। और ये सब नाम कहां से आते हैं भैया? बोलोगे ये सब गोदान से लिए गए हैं, है ना। आ जाओ यहाँ पे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में कौन से संत कवि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? है ना। तो बोलेंगे निम्न जो संत कवि, क्या दादू दयाल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कबीर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या रैदास कवि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या सुंदरदास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? तो अगर ऐसी बात आएगी, है ना, उनमें ज्यादा पढ़े लिखे की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कवि कौन से? बोलेंगे भैया आप सुंदरदास हैं। सुंदरदास के गुरु का नाम क्या आएगा? सुंदरदास के गुरु जी का नाम है दादू दयाल, है ना। ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। एक क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बेहतर सवाल है। भक्तमाल के रचनाकार कौन से हैं? ये भक्तमाल के रचनाकार कौन से हैं? तो बोलेंगे भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है? नाभादास है। भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है? नाभादास हो जाएगा। एक और ध्यान से देखना यहाँ पे सवाल, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? पद्मावत किसकी है? बोलेंगे भैया पद्मावत एक महाकाव्य है। पद्मावत क्या? पद्मावत एक महाकाव्य है। ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है ना। मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है ना। इसमें कुल कितने? तो इसमें बोलेंगे सर 52 सर्ग हैं। इसमें कुल 52 सर्ग हैं, और इन्हीं सर्गों का अन्य नाम दिया गया। इन्हीं सर्गों को हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। इन्हीं सर्गों को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। तो अगर पूछेगा अनुच्छेदों के नाम क्या हो सकते हैं भैया, इसके अनुच्छेदों का नाम क्या होगा? खंड हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे भाई। ये सवाल देखेंगे और इस सवाल का बिल्कुल जवाब देंगे। सबको बहुत टाइम लेंगे और इस टाइम लेकर के ही सवाल देंगे, बिल्कुल देंगे सब, है ना। इस्तबार द ल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये कोहास नहीं है कुछ। ध्यान से देखना, इस सवाल का जवाब दो। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किसारी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया था? तो बताना इस सवाल का जवाब आप। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किसका है? आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन किसकी है? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान, ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ध्यान से देखना, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान किसकी है? तो बोलेंगे भैया ये जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है ना। ये किसकी रचना? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। तो लिख लेंगे इसके रचनाकार अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन है। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन है इसके रचनाकार। इसको किस भाषा में? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ध्यान देना, इसी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किशोरी लाल गुप्त, देखो किशोरी लाल गुप्त, यहां ध्यान से देखेंगे, किशोरी लाल गुप्त के द्वारा किया गया था। जो कि ये सवाल देखो पूछा भी गया है कि किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। तो बोलेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इसका ही किए थे, है ना। इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये किसकी है? तो बोलोगे भैया ये गारसा द तासी की है। ये किसकी है? गारसा द तासी की है। और ये जो रचना ना सबसे पहली रचना, और ये फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है, ये भी याद रखना। और इसी को लक्ष्मी वासड़े, या बोल सकते हैं इसी को ना हिंदुई साहित्य का इतिहास, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? इसके हिंदी अनुवाद की बात करेंगे, इसके हिंदी अनुवाद की बात करेंगे तो हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। ध्यान देना, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने किया इसकी रचना? तो बोलेंगे हिंदुई साहित्य का इतिहास की जो रचना की लक्ष्मी सागर वासड़े ने की। किसने की भैया? यहां हम लिख लेते हैं इसकी रचना किसने? लक्ष्मी सागर, है ना, लक्ष्मी सागर वासड़े ने की, ये लिख लेंगे आप, है ना। एक और पूछ रहा, आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने की? आ स्केच ऑफ, ध्यान से देखना,
आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो बोलेंगे भैया आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स। किसने? पादरी एडविन गिब्स। लिख लेंगे पादरी एडविन ग्रिप्स। और एक और याद रखना, ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इसके कौन है? एफ ई के है। इनके रचना का नाम लिखेंगे एफ ई के, है ना। इनको हम नोट कर लेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस्तवार दाला लिटरेचर, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, गारसा दासी ने लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से हुआ है। हिंदी अनुवाद किसने की? लक्ष्मी सागर वासड़े ने की, है ना। दूसरा बोलेंगे आई स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसने किया? तो बोलोगे भैया पादरी एडविन ग्रिप्स ने की, है ना। आई हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसने की? बोलोगे भैया एफ ई के ने की। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने की रचना है? तो बोलोगे जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। किसने की? तो किशोरी लाल गुप्त ने की। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। किस गीतावली नामक काव्य कृति किसकी कृति के रचनाकार हैं? किस गीतावली किसकी है? तो बोलेंगे भैया किस गीतावली जो है तुलसीदास की है ना। बैरवे रामायण, रामलला नेहरू, तुलसी, है ना, ये तुलसीदास की है। तो बिल्कुल लिख लेंगे आप। इनकी और भी रचनाएं 12 जो खंडों में बांट के रखे हैं, उनको भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बेहतर सवाल है। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा, अच्छा वही सवाल दोबारा रिपीट हुआ भैया, सुंदरलाल सुंदरदास ही होंगे। इस सवाल को देखना, जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, तो जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? बोलेंगे जुगुप्सा का अस्थाई भाव अद्भुत रस, विभत्स रस का है। अद्भुत रस का क्या होता है? आश्चर्य हो जाएगा। अद्भुत रस का क्या है? आश्चर्य हो जाएगा। रौद्र रस का क्या होता है? बोलेंगे ये रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर रस का क्या होता है? बोलोगे वीर रस का उत्साह होता है। तो मेरे भाई विभत्स रस का क्या होगा? विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा। विभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर स्पष्ट हो रही होंगी, है ना। तो ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन भूमि कहाँ थी? तो आप बताएंगे प्रकाशन भूमि कहाँ थी? उत्तंड मार्तंड के रचनाकार कौन है? बोलोगे कौन भैया? पंडित जुगल किशोर हैं। पंडित जुगल किशोर हैं। इसके रचनाकार कौन है? बोलोगे भैया ये पंडित जुगल किशोर हैं। ये कैसी पत्रिका है? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है ना, साप्ताहिक पत्रिका है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है ना। और ये कहां से छपी हुई थी? तो बोलोगे ये कलकत्ता से छपी हुई थी। ये कहां से छपी हुई थी? तो बोलेंगे भैया उत्तंड मार्तंड की जो प्रकाशन भूमि थी वो कलकत्ता थी। ध्यान से देखना अगले सवाल पे आते हैं हम। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो अभी हमने बताया गारसा दासी के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ठीक है। यहां आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है, तो क्या समय मान के रखा आप बताएंगे। यहाँ पे क्या 1600 से 1800, 1700 से 1900, 1500 से 1750 तक, 1600 से 1850 तक, क्या मान के रखा है? बोला भैया रीति काल का नाम क्या? एक बार पूरा का पूरा लिख लो, है ना। जैसे आदिकाल को क्या माना? आदिकाल को लिख लेंगे आदिकाल, है ना। आदिकाल को कब से कब तक मान? बोलो 1050 से लेकर 1375, है ना। आदिकाल को कब से कब तक? 1050 से लेकर 1375। आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल आता है, एक उत्तर मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल, ध्यान देना, एक पूर्व मध्यकाल और एक होता उत्तर मध्यकाल, है ना भाई। एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम क्या नाम देते हैं? भक्ति काल, है ना। इसी पूर्व मध्यकाल को क्या नाम देते हैं? भक्ति काल। ये देखो भक्ति काल हो जाएगा। और इसी उत्तर मध्यकाल को क्या नाम देते हैं? रीति काल। ये देखो हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भक्ति काल है वो कब से कब तक? बोलोगे 1375 से लेकर के 1700 तक ये है, 1375 से लेकर के 1700 तक। और रीति काल जो है 1700 से लेकर के 1900 तक। और एक नया बचता है, क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। आधुनिक काल, और इसी आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक काल।
और इसी हम क्या कहते हैं, गद्य काल। इसका जो समय माना जाता है वो 1900 से कब तक माना जाता है भैया, अब तक माना जाता है। इसका जो समय माना जाता है 1900 से लेके अब तक माना जाता, या 1900 से लेके अब तक ना मान के 1984 भी मान लेते हैं। 1900 से लेके 1984 बेटर ये होगा, यही लिखो आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही मान के रखे तो यही लिखेंगे आप। आदिकाल को 1050 से लेकर के 1375 तक। उसके बाद पूर्व मध्यकाल या उसी को भक्ति काल बोलेंगे तो 1375 से लेकर के 1700 तक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल या उसी को बोलोगे रीतकाल। रीतकाल कब से कब तक है, 1700 से लेकर 1900 तक। उसके बाद आएगा आधुनिक काल या गद्य काल। तो आधुनिक काल या गद्य काल कब से, तो 1900 लेकर के 1984 तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, विक्रमी संवत तक ये हो जाएगा, 1700 से लेकर 1900 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो बोलेंगे भैया इसमें से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो बोलेंगे नगेंद्र ने। किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र ने क्या किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। क्या किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास का ये संपादक रहे हैं, ये संपादक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्या है ये भैया, ये संपादक हैं। अच्छा ध्यान से देखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, तो हिंदी साहित्य के, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, हिंदी साहित्य के ये क्या किए हैं, तो बोलेंगे हिंदी साहित्य, ये तो संपादक हैं। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये आलोचनात्मक इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका लिख लेंगे हिंदी साहित्य का। हाँ ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान से देखेंगे, आगे लिख लेंगे भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी हमने लिखवा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्या दिया, हिंदी साहित्य की भूमिका। इनकी ही लिखे थे अभी हम, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब, 1940, है ना। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य, अभी हम लिखे ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, बोलेंगे ये कब, 1952 में। और एक और लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये कब भी है, ये भी 1952 में है। ये जो तीनों रचनाएं देख रहे हैं ये किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की अभी हमने लिखवा दिया था, तो लिख लेंगे इनका भी हिंदुई साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्या लिखा था, हिंदी अनुवाद किए थे, गारसा दासी की रचना का हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये देखो हो जाएगा, यहां तक क्लियर ना आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या जवाब सही होगा भैया, यहाँ पे जवाब सही होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की रचना नहीं की, बल्कि ये एक संपादक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। कौन से ऐसे इतिहास लेखक हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का लेख किया है या उल्लेख किया है, तो बोलेंगे भैया इसमें मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। किस रचना में, मिश्र बंधु विनोद में। याद रखना किस रचना में, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु देखो, अच्छा मिश्र बंधु में कौन कौन लोग आते हैं, मिश्र बंधु में कौन कौन लोग आते हैं, बोलेंगे सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना, सुखदेव बिहारी मिश्र। और बताओ भैया, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और कौन है, गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों नाम लिख लेंगे आप, गणेश बिहारी मिश्र। तो देखना ध्यान से,
इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? बोलोगे मिश्र बंधु विनोद में भैया 5000 कवियों का उल्लेख है। अगर सही तरीके से देखें तो 5000 कवि ना, इसमें इसी में 5000 कवि ना होके बल्कि इसमें लिखते हैं 4591 कवि हैं, जबकि उसको हम मान के चलते हैं कि 5000 कवि हैं, है ना। ये पूरी तरीके से देखो, इसके कितने भाग हैं मिश्र बंधु विनोद के? तो इसके भैया बोलेंगे इसके 4 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? तो इसके पूरे 4 भाग हैं। पहले 3 भाग का पहले 3 भाग पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था। 1913 में। चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में। यह सवाल पूछा गया बार बार। चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो बोलोगे भैया चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। ठीक ना गणेश, ये तीनों क्लियर है ना? एक बार ध्यान से देख लो। कुल कितने भाग हैं? तो कुल 4 भाग हैं। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवि हैं? 5000 कवियों का उल्लेख है। वास्तव में कितने? 4591 कवि। मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से लोग आते हैं? ये तीनों मित्र होते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना, यहाँ पे आप मिश्र डाल सकते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में होता है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो बोलेंगे भैया सबसे पहली पद्धति कौन सी है? तो बोलोगे सबसे पहली पद्धति आने वाली है वर्णनात्मक पद्धति, है ना। सबसे पहली पद्धति है, सबसे पहली पद्धति ये है। जबकि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति किसे मानते हैं? विधेयवादी पद्धति को मानते हैं, है ना। इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति और सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? बोलोगे विधेयवादी पद्धति है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, इनमें से किस विद्वान ने आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो आप बताइए, इसमें किसने कहा था कि आदि काल को सिद्ध सामंत काल? अभी हम पूछ ले, आदि काल को बीज वपन काल, आदि काल को वीर काल, आदि काल को, है ना, और भी नाम दिया जाए, अंधकार काल। ये सब कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कह के गए हैं? बोलेंगे भैया इसका जो जवाब आएगा ना, आदिकाल को सिद्ध या सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो बोलेंगे भैया राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। अगर आपसे पूछा जाए रामकुमार वर्मा के द्वारा क्या कहा गया, तो आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया? तो बोलेंगे भैया इसी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल या इसी को क्या बोलते हैं? चारण काल। संधि काल या चारण काल नाम देते हैं, है ना, संधि काल या चारण काल। अच्छा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया? बोलोगे भैया बीज वपन काल। क्या? बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया बीज वपन काल। मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या कहा गया? भैया मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रारंभिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रारंभिक काल कहा गया है। एक और बात लिखेंगे, आधार काल किसने कहा था? मोहन अवस्थी। लिखेंगे आधार काल, ये दो लोग कहे थे, सुमन राजे भी कहे थे। आधार काल किसने कहा? तो बोलोगे मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी। और कौन? और एक नाम आता है सुमन राजे। एक और नाम आता है भैया सुमन राजे। ठीक ना, एक और लिख लो। ये क्लियर है ना? इतनी बात, बस इतना ही रखेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ये 20 क्वेश्चन आप करेंगे और 20 क्वेश्चन से आप अपना बिल्कुल स्कोर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करिए, कितना अपना स्कोर है ना। और इसी के साथ देखो ना, कहा गया ना कि भैया जिंदगी उबाल, देखो कहा ना, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। कहते ना कि जिसमें उबाल हो उसमें खून चाहिए, और क्या ना, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए। कहा ना, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में क्या होनी चाहिए? बस इरादों में गूंज होनी चाहिए। अगर आपके इरादे बहुत मजबूत हैं तो आप बिल्कुल, आप आसमान क्या, दुनिया की हर चीज अपने हाथ में हासिल कर सकते हैं। लेकिन भाई पहले क्या होना चाहिए? अपने आप पे भरोसा रखना होगा, खुद अपने ऊपर संतुलन बना के रखना हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सबके ऊपर परिस्थितियां आती रहती हैं, कभी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता रहता। लेकिन क्या है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए के रखना है
है ना? अपनी स्थिति बिल्कुल मजबूत बना के रखना और अपनी स्थिति का मतलब अपने मोटिवेशन लेवल को मजबूत बना के रखना है ना? क्योंकि ऑफलाइन क्लासें खत्म हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासें और ऑनलाइन क्लास जो ऑनलाइन क्लासें हैं, उसमें मोटिवेशन अपने आप को या मोटिवेट करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, बस इतना ही क्लास रखेंगे आज 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन से आप अपना स्कोर बताएँगे, हमारा स्कोर क्या है ना? फिर अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास आपको अगले फिर दिन मिलेगी। ठीक है तब फिर